Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, मैं जितेंद्र पारिक हमारे YouTube चैनल मुकेश एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम अपनी जो राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर की जो क्लास लेके चल रहे हैं उसके तहत हम आज का अपना अगला टॉपिक क्लियर करेंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर मैं आपको ये कहता हूं कि अगर आप इस चैनल पे नए यूजर हैं तो आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर ऑलरेडी आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो लाइक शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक इसे पहुंचाइए ताकि आपको हमारी सभी क्लासों का फायदा मिल सके। तो दोस्तों, बिना देरी किए हम सबसे पहले अपनी क्लास शुरुआत करते हैं। उससे पहले दोस्तों, आपको एक छोटा सा मोटिवेशन मैं देना चाहता हूँ। दोस्तों, हम किसी भी चीज की तैयारी दोस्तों, हम जब किसी भी चीज की हम तैयारी करते हैं तो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए एक सुविचार ये रहता हूँ कि आज की कंपटीशन टाइम में दोस्तों, ये लॉकडाउन का समय चल रहा है और ये जो टाइम चल रहा है उसमें बच्चे हतोत्साहित हो जाते हैं। इस समय मैं आपको सिर्फ एक चीज कहता हूँ दोस्तों कि अपनी तैयारी को परफेक्शन दीजिए, अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए। यानी दो ही वर्ड हमारी लाइफ में होने चाहिए, या तो दोस्तों ये चीज होती है, या तो दोस्तों जाने दो या जान लगा दो। यानी हमारे दिमाग में सिर्फ ये चीजें होनी चाहिए, या तो दोस्तों जाने दो या जान लगा दो। यानी ये चीज होगी तो हम कंपटीशन की अच्छे से तैयारी करेंगे। तो हम अपने दोस्तों अपने टॉपिक को शुरुआत करते हैं इस नए मोटिवेशन के साथ में। तो हमारा टॉपिक दोस्तों आज का है राजस्थान की प्रमुख प्रथाएं। राजस्थान की दोस्तों अनेक जो हमारी रीति रिवाज है वो चैप्टर हमारा पूरा हो चुका था और दोस्तों हम शुरू कर रहे थे अपनी प्रमुख प्रथाएं। तो राजस्थान की प्रथा को शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज के बारे में बताता हूँ। दोस्तों, शाखा होता है। दोस्तों, शाखा क्या होता है? राजस्थान की हम प्रथा से शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम शाखा के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, शाखा होता है, एक तो होता है दोस्तों जोहर, एक होता है जोहर और एक होता है केसरिया। एक होता है जोहर और एक होता है केसरिया। जोहर होता है वो राजाओं द्वारा, जोहर होता है वो एक प्रकार से राजाओं द्वारा, पुरुषों द्वारा किया जाता है। सॉरी, जोहर जो होता है वो रानियों द्वारा, महिलाओं द्वारा किया जाता है। रानियों या महिलाओं द्वारा किया जाता है, वो जोहर था। और जो केसरिया है वो राजा द्वारा या पुरुष द्वारा किया जाता है, पुरुषों द्वारा किया जाने वाला केसरिया कहलाता है। यानी जोहर और केसरिया जब दोनों मिलते हैं तो बनता है शाखा। अब मैं आपको बताता हूं कि राजस्थान में जो सबसे पहला जो शाखा हुआ था वो कौन सा हुआ था। राजस्थान में जो सबसे पहला शाखा हुआ था वो हुआ था रणथंभौर का शाखा। यानी अगर आपको पूछते हैं कि राजस्थान का प्रथम शाखा कौन सा था, राजस्थान का प्रथम शाखा कौन सा था? राजस्थान का प्रथम शाखा था रणथंभौर। राजस्थान का प्रथम शाखा रणथंभौर दुर्ग में हुआ था। और ये किस समय हुआ था? ये हुआ था 1301 ईस्वी में। 1301 ईस्वी में राजस्थान का प्रथम शाखा हुआ था। यानी कि जिसमें जोहर और केसरिया दोनों होते हैं उसे कहते हैं हम शाखा। प्रथम शाखा रणथंभौर दुर्ग में 1301 ईस्वी में हुआ था। उस समय जो रणथंभौर के शासक थे, उस समय रणथंभौर के शासक थे हमीरदेव चौहान। हमीरदेव चौहान। तो हमीरदेव चौहान के नेतृत्व में हुआ था केसरिया। ठीक है। और उनकी जो रानी थी उनका नाम था रानी रंगा देवी। रानी रंगा देवी। रानी रंगा देवी के नेतृत्व में हुआ था जोहर। तो हमीरदेव चौहान के नेतृत्व में हुआ था केसरिया और रानी रंगा देवी के नेतृत्व में हुआ था जोहर। यानी इस तरह से राजस्थान का प्रथम शाखा जो हुआ था वो रणथंभौर दुर्ग में हुआ था 1301 के समय। और अगर आपको पूछे कि उस समय आक्रमणकारी कौन था, उस समय आक्रमणकारी कौन था, तो उस समय आक्रमणकारी था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी उस समय आक्रमण था जब राजस्थान में प्रथम शाखा हुआ था। उस समय आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी। तब इसका कारण क्या था? प्रथम शाखा का कारण ये था दोस्तों, हमीरदेव चौहान को माना जाता है जो शरणागत माना जाता है। ये एक प्रकार से ये शरण देने वाला कहा जाता है इसको शासक। तो हमीरदेव चौहान ने अलाउद्दीन खिलजी के एक विद्रोहियों को अपने यहाँ पे शरण दी थी। उसी के परिणाम स्वरूप ये अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर दुर्ग पे आक्रमण कर दिया था और उसी के परिणाम स्वरूप ये जो रणथंभौर का प्रथम शाखा 1301 ईस्वी में हुआ था, हमीरदेव चौहान और रंगा देवी के नेतृत्व में हुआ था। अब हम इस शाखे के तुरंत बाद में एक बार इस शाखे को देख लीजिए।
इसके तुरंत बाद में अपनी प्रथा की शुरुआत करते हैं। तो अब अपनी सबसे पहली जो प्रथा है उसके ऊपर चलते हैं। हमारी जो पहली प्रथा है दोस्तों, उसका नाम है सती प्रथा। सती प्रथा। तो ये जो सती प्रथा है, इसमें होता क्या है? इसमें ये होता था पुराने समय में, सती प्रथा में ये होता है कि जब पति की मृत्यु हो जाती है तो पति की मृत्यु के साथ में ही, जो उसकी पत्नी है उसके द्वारा पति के साथ चिता पर बैठकर अपने आप को अग्नि के हवाले कर दिया जाता है। उस चीज को हम कहते हैं दोस्तों सती प्रथा। तो सती प्रथा ये पुराने समय में प्रचलित थी, धीरे धीरे ये अब बंद हो चुकी है। अगर सती प्रथा की बात करूं तो इसमें क्या होता है? इसमें होता है कि पति की मृत्यु पर पत्नी द्वारा पति के साथ चिता पर बैठकर मृत्यु का वरण कर लेना। ठीक है। तो पत्नी द्वारा पति की मृत्यु पर पति के साथ चिता पर बैठकर जब मृत्यु का वरण कर लिया जाता है, उस चीज को कहा जाता है सती प्रथा। और सती प्रथा दोस्तों, इसके कुछ उपनाम भी कहे जाते हैं। सती प्रथा जो है उसके कुछ उपनाम भी है। तो सती प्रथा के उपनाम मैं आपको बताता हूँ। एक दोस्तों इसका उपनाम है सहमरण। एक है अनुमरण, एक है अनवारोहण। उसके अलावा है मां सती या माता सती। ठीक है। ये इसके उपनाम कहे जाते हैं, सहमरण, अनुमरण, अनवारोहण, मां सती या माता सती। तो अब मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। सहमरण तो होता है पत्नी द्वारा पति के साथ चिता पर बैठकर मृत्यु का वरण कर लेना, सहमरण कहलाता है। उसके अलावा आप कह सकते हो अनुमरण। अनुमरण क्या होता है? अनुमरण में यह होता है कि जब पति की मृत्यु कहीं और हो जाती है तो उस समय पत्नी द्वारा पति के जो प्रतीक चिन्ह के साथ में सती हो जाना अनुमरण कहलाता है। यानी कि पत्नी द्वारा पति के प्रतीक चिन्ह के साथ सती होना क्या कहलाता है? अनुमरण कहलाता है। ठीक है। उसके अलावा इसमें एक शब्द आता है अनवारोहण, उसके अलावा आता है मां सती। तो मां सती या माता सती क्या होती है? मां सती या माता सती क्या होती है? मां सती या माता सती होती है कि जब महिला द्वारा अपने पुत्र के साथ में, अपने पुत्र को लेकर जब वो सती हो जाती है, यानी साथ में खुद सती होने के साथ में अपने पुत्र को भी लेके बैठ जाती है, उसको कहते हैं मां सती या माता सती। तो ये है मां सती या माता सती का मतलब होता है जब पत्नी द्वारा या महिला द्वारा अपने पुत्र को साथ में लेकर क्या होना? सती होना। अपने पुत्र को साथ में लेकर सती होना क्या कहलाता है? वो कहलाता है मां सती या माता सती। उसके अलावा अगर मैं ये कहता हूं तो जो राजस्थान में जो सती का सबसे बड़ा मंदिर है, राजस्थान में सती का सबसे बड़ा मंदिर कहाँ पे है? राजस्थान में सती का सबसे बड़ा मंदिर कहाँ पे है? तो सती का सबसे बड़ा मंदिर राजस्थान में दोस्तों है कहाँ पे? रानी सती झुंझुनू में। रानी सती झुंझुनू में जो है वो राजस्थान में सती का सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है, रानी सती झुंझुनू।
और ये जो रानी सती है ये अग्रवालों की कुल देवी है। तो ये जो हमारा पहला पेज है उसमें मैंने आपको सती प्रथा के बारे में बता रहा हूँ। सती प्रथा का मतलब है कि पत्नी द्वारा पति की मृत्यु पर उसके साथ में जब चिता में बैठकर मृत्यु का वर्ण कर लेती है उसे हम कहते हैं सती होना। अब सती की बात करते हैं तो इसके कुछ उपनाम भी है, जैसे आप कह सकते हो कि सहमरण, अनुमरण, अनवारोहण और मां सती। तो उसमें सहमरण आपको बताया है, अनुमरण जब पति के प्रतीक चिन्ह के साथ में सती होना आपका अनुमरण कहलाता है। उसके अलावा मां सती, माता सती क्या होती है, जब पत्नी अपने पुत्र को भी साथ में लेकर चिता में बैठ जाती है तो उसको मां सती कहा जाता है। उसके अलावा मैंने आपको बताया कि राजस्थान में सती का सबसे बड़ा मंदिर कहाँ पे है, रानी सती झुंझुनू में। तो एक बार के लिए दोस्तों आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अपनी अगली स्लाइड की ओर चलते हैं। तो दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम अगली स्लाइड की ओर चलते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कि जो राजस्थान में अंतिम सती की घटना है वो कहाँ पे हुई है। तो राजस्थान में दोस्तों अंतिम जो सती की घटना है वो देवराला सीकर में हुई है। और वो किस वर्ष हुई है, वो 1987 में यानी 1987 में हुई है। आपको अगर एग्जाम में पूछे कि राजस्थान में सती प्रथा की अंतिम घटना, राजस्थान में सती प्रथा की अंतिम घटना कहाँ हुई है, तो अंतिम घटना हुई है दोस्तों देवराला सीकर में। देवराला जो कि सीकर जिले में स्थित है। देवराला गांव है कहाँ पे, सीकर जिले में। और ये घटना किस साल हुई है, घटना हुई थी 1987 में, यानी 1987 के बाद में राजस्थान में सती प्रथा की कोई घटना नहीं हुई। उस समय जब राजस्थान में सती प्रथा की दोस्तों घटना हुई थी तो ये जो अंतिम सती है इनका नाम क्या था, अंतिम जो सती है उनका नाम था दोस्तों श्रीमती रूप देवी। क्या नाम है, श्रीमती रूप देवी। अगर एग्जाम में आपको पूछता है कि राजस्थान की अंतिम सती कौन है, तो राजस्थान की अंतिम सती का नाम है श्रीमती रूप देवी। और इनके जो पति थे उनका नाम क्या है, तो उनका नाम था श्रीमती रूप देवी सती हुई थी। और वो किसके लिए हुई थी, वो उनके पति का नाम था श्रीमाल जी। यानी श्रीमाल जी की जो पत्नी है श्रीमती रूप देवी, ये भी राजपूत जाति से थी। ये राजस्थान में अंतिम सती मानी जाती है। और ये कहां से इनका संबंध है, इनका संबंध है देवराला सीकर से। और ये कब हुई है, 1987 में। उसके बाद में दोस्तों राजस्थान, अगर आपको ये पूछता है कि राजस्थान में जो सती प्रथा को सबसे पहले गैर कानूनी घोषित किसने किया, यानी कि अवैध घोषित किसने किया, या किस राज्य ने राजस्थान में सती प्रथा पे सबसे पहले रोक लगाई थी, तो दोस्तों राजस्थान में जो सती प्रथा है, राजस्थान में सती प्रथा पर सर्वप्रथम रोक, या आप इसे कह सकते हो कि सर्वप्रथम गैर कानूनी घोषित करने वाला जो राज्य है, सर्वप्रथम रोक या गैर कानूनी करने वाला जो राज्य है, वो राज्य कौन सा है, वो राज्य है दोस्तों बूंदी। तो जो बूंदी राज्य है उसने राजस्थान में सती प्रथा पे सबसे पहले आप कह सकते हो रोक लगाई है, या इसे सबसे पहले गैर कानूनी घोषित किया है। और किस वर्ष किया है, ये साल है 1822 में। यानी पूरे भारत में सबसे पहले ये कह सकते हो कि सती प्रथा पे सबसे पहले रोक राजस्थान में बूंदी राज्य के द्वारा लगाई गई है। ठीक है, और 1822 में लगाई गई है। और उस समय किसके प्रयासों से लगाई गई है, श्री विष्णु सिंह जी के प्रयासों से। अब दोस्तों ये जो सती प्रथा पर सबसे पहले रोक या गैर कानूनी लगाने वाला, आप कह सकते हो कि वर्तमान में ये बूंदी जिला है, लेकिन उस समय इसे राज्य कहा जाता था जब 1822 में इसे रोक लगाई गई है। तो उस समय के हिसाब से ये बूंदी राज्य है। राजस्थान में सती प्रथा पर सर्वप्रथम रोक लगाने वाला, गैर कानूनी करने वाला जो राज्य है बूंदी राज्य, जिसे वर्तमान में अब ये जिला है बूंदी जिला। और इस रोक किस समय लगाई गई थी, 1822 में रोक लगाई गई थी। किसके प्रयासों से, श्री विष्णु सिंह जी के प्रयासों से। तो राजस्थान में अगर आपको एग्जाम में आता है कि सती प्रथा में सबसे पहले रोक किसके प्रयासों से लगाई गई, श्री विष्णु सिंह जी के प्रयासों से। कहाँ लगाई गई, उस समय जो बूंदी राज्य था, वर्तमान में जिला है लेकिन उस समय ये राज्य की श्रेणी में था। और कब लगाई गई, 1822 में लगाई गई। उसके अलावा मैं कहता हूं कि भारत में अगर पूछे,
भारत में सती प्रथा पर सर्वप्रथम रोक किसने लगाई? एक बार दोस्तों आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अपनी अगली स्लाइड पे चलते हैं, वहां हम आगे चलेंगे। ठीक है, अब हम अपनी अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अगर मैं कहता हूं कि भारत में सबसे पहले रोक कहां लगी, तो दोस्तों भारत में सबसे पहले 1929 में रोक लगी थी। और उस समय भारत के जो दो राज्य थे, बंगाल और बिहार, उसमें सबसे पहले रोक लगाई थी। तो अगर मैं पूछूं कि भारत में सर्वप्रथम रोक, भारत में सती प्रथा पर सर्वप्रथम रोक, तो भारत में सती प्रथा पर सर्वप्रथम रोक कहां लगाई गई थी? वो लगाई गई थी दोस्तों बंगाल और बिहार में। बंगाल में बिहार राज्य में सती प्रथा पर सर्वप्रथम रोक लगाई थी। और किस समय लगाई थी? वो लगाई थी सन 1829 में। यानी 1829 में भारत में सती प्रथा पर सर्वप्रथम रोक लगाई। तो जो भारत में सती प्रथा पर सर्वप्रथम रोक लगी थी वो दो राज्यों में लगी थी, बंगाल और बिहार में। और किस समय लगी थी? सन 1829 में। उसके अलावा संपूर्ण भारत में सती प्रथा पर रोक कब लगी? तो संपूर्ण भारत में सती प्रथा पर रोक, तो संपूर्ण भारत में सती प्रथा पर रोक लगी थी कब? सन 1930 के अंदर। यानी अगर भारत में पूछे तो बंगाल और बिहार में सबसे पहले लगी थी 1829 में। और अगर संपूर्ण भारत में आपको पूछे तो वो लगी थी सन 1930 में। अब आपको ये पूछ सकता है कि भारत में सती प्रथा पर जो रोक लगी थी वो किसके प्रयासों से लगी थी? तो मैं आपको बताता हूँ। तो अब मैं कह सकता हूँ कि भारत में सती प्रथा पर रोक, भारत में सती प्रथा पर जो रोक है वो सती प्रथा पर रोक राजा राममोहन राय जी ने आधुनिक पुनर्जागरण का जनक भी कह सकते हैं, या आधुनिक भारत का जिन्हें मनु भी कहा जाता है, राजा राममोहन राय। उन राजा राममोहन राय के प्रयासों से किसके द्वारा लगाई गई थी? जो उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड विलियम बेंटिंक उस समय जो तत्कालीन गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा राजा राममोहन राय के प्रयासों से भारत में सती प्रथा पे सबसे पहले रोक लगाई थी। संपूर्ण भारत में 1830 में लगी थी। ठीक है, और किसके प्रयासों से? राजा राममोहन राय के प्रयासों से। और किसके द्वारा लगाई गई थी? उस समय जो भारतीय गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। तो ये हमारी सती प्रथा पूरी होती है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगली प्रथा की ओर चलते हैं। तो आपने दोस्तों इसके स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हम अपनी अगली प्रथा की ओर बढ़ते आगे। हमारी जो अगली प्रथा है दोस्तों, उसका नाम है डाकण प्रथा। क्या नाम है? डाकण प्रथा। अब ये डाकण प्रथा क्या होती है? तो दोस्तों डाकण प्रथा ये होती है कि कुछ जनजातियों में प्रथा हमारे राजस्थान में प्रचलित है। इसमें ये होता है कि कोई भी जो महिला होती है, उस महिला पर किसी मृत महिला की आत्मा का साया का हवाला दे दिया जाता है। और उसके बाद में उस महिला को डाकण घोषित कर दिया जाता है। इस तरह से एक महिला जो होती है उसको डाकण घोषित कर दिया जाता है। यानी अगर मैं ये कहूँ कि ये प्रथा होती क्या है? ये प्रथा होती है कि किसी महिला पर मृत महिला की आत्मा का साया बताकर उसे क्या कर दिया जाता है? उसे डाकण घोषित कर दिया जाता है। डाकण घोषित कर दिया जाता है। तो ये जो प्रथा है इसमें क्या है? किसी महिला पर मृत महिला की आत्मा का साया बताकर उसे डाकण घोषित कर दिया जाता है। अब ये जो महिला है, ये जो प्रथा है, इस प्रथा पर एग्जाम में पूछता है कि रोक सर्वप्रथम कब लगी थी? तो इस प्रथा पर रोक लगी थी 1853 में। 1853 में
जो मेवाड़ के महाराणा थे। क्योंकि दोस्तों ये जो प्रथा है वो प्रचलित भी कहाँ पे है, अगर ये पूछता है कि ये प्रथा सर्वाधिक कहाँ प्रचलित है, तो जो डाकन प्रथा है वो सर्वाधिक प्रचलित है मेवाड़ राज्य के अंदर। मेवाड़ राज्य के अंदर, मेवाड़ राज्य में ये प्रथा सर्वाधिक प्रचलित है। और किस जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित है, तो ये है भील जनजाति। भील जनजाति जो एक प्रकार से कहें तो राजस्थान में नंबर 2 जनजाति है आबादी में, उसमें ये सर्वाधिक प्रचलित है। कौन सी प्रथा, डाकड़ प्रथा सर्वाधिक प्रचलित भील जनजाति में। और किस राज्य में, मेवाड़ राज्य में। तो अब इस पे रोक भी मेवाड़ राज्य के महाराणा द्वारा ही लगाई गई थी। तो इस पे अगर आपको पूछे कि सर्वप्रथम रोक कब लगी, सर्वप्रथम रोक कब लगी, तो इस प्रथा पर सर्वप्रथम रोक लगी थी सन 1853 में। कब, सन 1853 में। और किसके समय लगी थी, तो उस समय जो मेवाड़ के महाराणा थे, उस समय जो मेवाड़ के महाराणा थे, उन महाराणा का नाम क्या था, उनका नाम था स्वरूप सिंह। तो स्वरूप सिंह जो मेवाड़ के महाराणा थे, कब थे, 1853 में। उनके समय में, उनके काल में इस पर सर्वप्रथम रोक लगी थी। और लगाने वाला व्यक्ति कौन था, अगर पूछता है कि राजस्थान में डाकन प्रथा पर रोक लगाने वाला व्यक्ति कौन था, उस व्यक्ति का नाम था, वो था उस समय मेवाड़ भील कोर का कमांडर। मेवाड़ भील कोर का कमांडर, मेवाड़ भील कोर का कमांडर था। और उस कमांडर का नाम था जेसी ब्रुक। जेसी ब्रुक वो व्यक्ति था जिसने राजस्थान में डाकन प्रथा पे सर्वप्रथम रोक लगाई थी। राजा कौन था, किसके समय लगी थी, महाराणा स्वरूप सिंह के समय। कब था, सन 1853 में। कहाँ पे, मेवाड़ राज्य में, मेवाड़ भील के कोर कमांडर जेसी ब्रुक के द्वारा। अब आपके दिमाग में ये भी बैठता होगा कि मेवाड़ जो भील कोर कमांडर है, मेवाड़ भील कोर है, ये क्या चीज है। दोस्तों मेवाड़ भील कोर में अब आपको बताता हूँ कि अंग्रेजों ने क्या किया था, जब मेवाड़ राज्य पे उन्होंने अधिकार करना चाहा, तो उस समय भील उनके सबसे बड़े विद्रोही थे। उन विद्रोह को दबाने के उद्देश्य से अंग्रेजों ने मेवाड़ भील कोर की स्थापना की थी। तो मेवाड़ भील कोर की स्थापना कब की गई, ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफी एग्जाम में पूछा गया है। मेवाड़ भील कोर की स्थापना, तो मेवाड़ भील कोर, मेवाड़ भील कोर, मेवाड़ भील कोर की स्थापना कब हुई, मेवाड़ भील कोर की स्थापना हुई थी दोस्तों कब, 1 जनवरी 1841 में। 1 जनवरी 1841 के साल में मेवाड़ भील कोर की स्थापना हुई थी। और कहाँ पे हुई थी, ये हुई थी खेरवाड़ा नामक जो जगह है उदयपुर जिले में, वहां पे हुई थी, खेरवाड़ा उदयपुर में। तो मेवाड़ भील कोर की स्थापना हुई थी भीलों के विद्रोह को दबाने के लिए। कब की गई थी, 1 जनवरी 1841 में। ठीक है, कहाँ पे की गई थी, खेरवाड़ा उदयपुर में। ठीक है, और उसी के जो कमांडर थे जेसी ब्रुक के द्वारा, जेसी ब्रुक के द्वारा ही राजस्थान में डाकन प्रथा पे सर्वप्रथम रोक लगी थी। किसके शासन काल में, मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह शासन काल में। किस समय, सन 1853 में। और सर्वाधिक प्रचलित किसमें है, भील जनजाति में। कौन सा राज्य है, मेवाड़ राज्य। तो ये हमारी जो डाकन प्रथा के संबंध में महत्वपूर्ण जो बातें थी वो हमारी पूरी हो चुकी है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, फिर हम अपनी अगली प्रथा की ओर बढ़ते हैं। तो अगली हमारी जो प्रथा है उसकी तरफ अब हम चलते हैं। हमारी जो अगली प्रथा है उस प्रथा का नाम क्या है, हमारी अगली प्रथा का नाम है दोस्तों बंधुआ मजदूर। बंधुआ मजदूर या सागड़ी प्रथा। तो बंधुआ मजदूर या सागड़ी प्रथा क्या है, इसमें ये होता है दोस्तों कि जो बड़े बड़े महाजन थे, बड़े बड़े महाजन या अमीर लोगों के द्वारा ये होता है कि जो गरीब लोग हैं उनको बहुत सारा धन जब उधार दे दिया जाता है, तो वो लोग उधार उनके उस धन के ब्याज के रूप में वो लोग क्या करवाते थे, उन लोगों से, गरीब लोगों से मजदूरी करवाते थे। ये प्रथा अब हालांकि खत्म हो चुकी है, लेकिन ये जो बंधुआ मजदूर सागड़ी प्रथा ये थी कि जो अमीर लोग हैं, अमीर या महाजनी लोगों द्वारा, अमीर या महाजनी लोगों द्वारा, अमीर या महाजनी लोगों द्वारा गरीब लोगों को दिए गए धन
दिए गए धन के ब्याज के बदले, दिए गए धन के ब्याज के बदले 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 उनसे क्या करवाई जाती थी, उनसे मजदूरी करवाई जाती थी, मजदूरी करवाई जाती थी, उनसे क्या करवाई जाती थी,